नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों एमपी में पटवारी के एग्जाम चल रहे हैं और पटवारी में सिलेक्टेड क्वेश्चंस एमपी जीके से भी आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए 60 एमपी जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि पटवारी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए। अगर आपके पेपर हो गए हैं तो आप देख के ही समझ जाएंगे, अगर नहीं हुए हैं तो इनको याद कर लीजिए कि आगे के एग्जाम अगर आपके होने वाले हैं, आपके दोस्त के होने वाले हैं, तो आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कर सकें, भेज सकें और उनके क्वेश्चन गलत होने से पहले बचा सकें, उनके नंबर बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, देखते हैं आपसे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। 60 प्रश्न है, पूरा वीडियो देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो डेली अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। रोज के 3 वीडियोज़ अपडेटेड आपके लिए मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। तीनों वीडियोज़ एक साथ आपके लिए नेक्स्ट डे मिल जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एससी जनसंख्या वाला जिला समूह की पहचान कीजिए। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला जिला समूह इनमें से इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना और छतरपुर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात क्या रहा? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत का अनुपात 72% रहा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य युग्म चुनना है आपके लिए। तो चंदेरी का किला गुना, बांधवगढ़ दुर्ग, उमरिया, गुजरी महल, ग्वालियर, असीरगढ़ किला खरगोन। तो यहाँ पर असत्य युग्म हमारे लिए असीरगढ़ का किला खरगोन में जो है ये युग्म गलत है। इसका सही आंसर क्या है कमेंट करके बताइए, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। निम्नांकित राष्ट्रीय उद्यान तथा जिले से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। बांधवगढ़ उमरिया, माधव शिवपुरी, संजय सीधी, सतपुड़ा भोपाल। यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भोपाल, यह संबंधित जोड़ा जो है गलत है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ पर पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर बी भोपाल में पर्यावरण उद्यान जिसका नाम एकांत है का निर्माण किया जा रहा है। राजघाट बांध किस नदी पर निर्मित है? तो राजघाट बांध बारना नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी बारना सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में मध्य प्रदेश का सबसे अधिक प्राचीन विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने तहसीलों को 2011 की जनगणना का आधार बनाया गया था? तो 342 तहसीलें 2011 की जनगणना का आधार बनी थी। राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम द्वारा प्रदेश में स्थापित कपड़ा मिलों से संबंधित कौन सा युग्म यहाँ पर सत्य नहीं है? तो कल्याणम मिल्स लिमिटेड जो कि बुरहानपुर में है, यह युग्म सत्य नहीं है। हीरा मिल्स लिमिटेड उज्जैन में, स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल्स लिमिटेड इंदौर में, मालवा यूनाइटेड मिल यह इंदौर में, ये जोड़े सही हैं। बाकी सत्य नहीं है कौन सा? कल्याणमन मिल्स लिमिटेड जो कि बुरहानपुर में, यह जोड़ा सही नहीं है। प्रदेश में महिला कृषकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? तो प्रदेश में महिला कृषकों को प्रशिक्षित करने की एक योजना डेनमार्क देश के सहयोग से चलाई जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 यह आगरा से मुंबई तक चलता है और समाप्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा निम्न में से किसके समीप है? तो यह उज्जैन के समीप है। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा। कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है? तो कालिदास के ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। प्रत्येक जिले में तारामंडल स्थापित कर मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो प्रत्येक जिले में तारामंडल स्थापित कर मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम कब से बनाया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण पर नियंत्रण करने के लिए यह अधिनियम जो है 1968 से बनाया है। मध्य प्रदेश की पहली कल्चर लैब कहाँ पर स्थापित की गई है? तो इंदौर में मध्य प्रदेश की पहली कल्चर लैब स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश राज्य पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? उसकी वर्दी का रंग क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य पुलिस का अधिकारी जो सबसे बड़ा होता है उसकी वर्दी का रंग नीला, गहरा नीला होता है। मध्य प्रदेश राज्य पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उसकी वर्दी का रंग गहरा नीला होता है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो माधवराज सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पर है? तो बरगी नदी पर रानी अवंतीबाई सागर परियोजना स्थित है। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना था? तो 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः
5,5210 यानी कि 5,210 अनुपात 4,790 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्य टेकरी कहाँ पर स्थित है? तो उज्जैन में यह वैश्य टेकरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर स्थित मदन महल किला का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो जबलपुर स्थित मदन महल किला का निर्माण राजा मदन शाह ने कराया था। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मुरैना में स्थित है। मध्य प्रदेश में पहली बार किसी साड़ी का पेटेंट कराया गया, यह कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में पहली बार चंदेरी साड़ी का पेटेंट कराया गया। राइट आंसर हो जाएगा। केन बेतवा परियोजना से मध्य प्रदेश की कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी? तो केन बेतवा परियोजना से मध्य प्रदेश की 6.50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में स्थित है। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर है? तो ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध उपकरण कारखाना नहीं है? तो ग्रे आयरन फैक्ट्री जबलपुर यह युद्ध उपकरण बनाने वाला कारखाना नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो भेल की स्थापना ब्रिटेन देश के सहयोग से हुई है। मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस स्थान पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश की मान परियोजना जीराबाद नामक स्थान पर स्थित है। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी इंदौर में बनाई थी। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजनपीठ स्थित है? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में मुंशी प्रेमचंद्र सृजनपीठ स्थित है। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना भोपाल में हुई थी। शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? तो शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान निम्न में से उपयुक्त सभी यानी कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी कौन से हैं? तो सैयद जलालुद्दीन, लक्ष्मण शंकर, रूप सिंह, असलम शेर खान और समीर दाद, ये सभी मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 25 सितंबर को मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया गया है। मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? तो मध्य प्रदेश की 38.5% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ अप्रैल 2008 से हुआ। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो ओमकारेश्वर खंडवा में है, 52 गजा बड़वानी में है, गोमतगिरी इंदौर, सोनागिरी दमोह, यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर खंडवा। इस प्रश्न का युग्म जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का वह कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे देश का 10वां और प्रदेश का प्रथम जैव मंडल रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो यह स्थल है पचमढ़ी, जिसे देश का 10वां और प्रदेश का प्रथम जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर को नवीन क्षेत्रों में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के ऑप्शन नंबर संजय नेशनल पार्क, संजय डुबरी वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है, इन दोनों को ही राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर को नवीन क्षेत्रों में शामिल करने के लिए चुना गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर आधा उत्तर प्रदेश एवं आधा मध्य प्रदेश में बना है। मध्य प्रदेश के यह किस जिले में स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हरसौठ यानी कि जिप्सम पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के जिले शिवपुरी में हरसौठ यानी कि जिप्सम पाया जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आंसर है तो A.K. पांडे यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक उद्योग विहीन जिले निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक उद्योग विहीन जिले स्थित हैं। मध्य प्रदेश के विभाजन से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में हुई? तो मध्य प्रदेश के विभाजन से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक क्षति आर्थिक क्षेत्र में हुई। प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। ओरछा किला किस जिले में स्थित है? तो ओरछा टीकमगढ़ जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने विदिशा विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए सहमति दी है? तो DN विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय ने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ में अध्ययन और अनुसंधान के लिए सहमति दी है।
मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए? यह है तो लगभग यहाँ पर 31.33% सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? तो भोपाल में मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान स्थित है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है? तो अभय खुरासिया ने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है यहाँ पर ऋषि कुमार शुक्ला आंसर आ जाएगा। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो झाबुआ मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य का जो गिर के शेरों को रखे जाने के लिए चयन किया गया है। तो दोस्तों ये थे 60 MPGK के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें जिससे अपडेटेड वीडियो नोटिफिकेशन से आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में हिंदी के 60 MCQ टेस्ट लेकर आया हूं जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर MP में चल रहे पटवारी एग्जाम में हमारे इस वीडियो से बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो एक बार वीडियो पूरा देख कर याद कर लीजिए। ग्रुप में अपने ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। सारे वीडियोस आपके लिए अपडेटेड मिलते रहेंगे। मैं रोज़ दिन में 3 वीडियो बनाता हूं और तीनों वीडियो नेक्स्ट डे आपके लिए एक साथ भी मिल जाएंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें। चलिए अभी हम ये वीडियो शुरू करते हैं हिंदी का, जिसमें 60 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन है? तो विसर्ग एक अयोगवाह है, राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो तालु में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान होता है। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? तो व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन व तस्य भेद में रखा जाएगा। श वर्ण किसके योग से बनता है? तो क और श के योग से छ वर्ण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दंत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में श का क्रम क के बाद आता है डिक्शनरी में। यदि नीचे का होंठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो यदि नीचे का होंठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो ब शब्द बोलने में हमें कठिनाई होगी। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो यहाँ पर श और स ये दोनों ही अघोष व्यंजन के उदाहरण हैं। किस व्यंजन के उच्चारण में जीभा तालु से नहीं टकराती है? तो घ व्यंजन के उच्चारण में जीभा तालु से नहीं टकराती है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन उपस्थित है? तो य और व ये दोनों ही अंत्यस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो न व्यंजन का उच्चारण स्थान वत्रस्य और नासिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इनमें से कौन व्रतमुखी स्वर है? तो इनमें से व्रतमुखी स्वर जो है आ है, बड़ा आ राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रम में पश्च स्वर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ऊ पश्च स्वर का उदाहरण है। छ त्र ज्ञ ये क्या है? तो ये संयुक्त व्यंजन है जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 स्पर्श संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ल पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो घ तालव्य व्यंजन का उदाहरण नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें संवृत स्वर कहा जाता है। न व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो वत्स और नासिका न व्यंजन का उच्चारण स्थान है। पुरोधा शब्द में संधि कौन सी है? तो पुरोधा शब्द में विसर्ग संधि उपस्थित है। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो सामाजिक शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? तो पितृनुमति, यद्यपि और षडानन में यण संधि रहित शब्द हैं ये तीनों। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो मनुकूल शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो उच्छ्वास शब्द जो है व्यंजन संधि का है। निम्न में से कौन सा सही संधि युक्त शब्द है? तो लघुत्तर सही संधि युक्त शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा।
इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण क्या है? तो महाधन ऋषि सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, जो कि महर्षि का संधि विच्छेद है। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उपरि धन युक्त उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? तो षडानन, जिसमें षड धन आनन गलत संधि विच्छेद हुआ है। किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? तो मनोज, नरेश और देवर्षि, इन समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं। किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? तो प्रतीप शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है। संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो निरोग शब्द में संधि का सही प्रयोग हुआ है। किस शब्द में संधि नहीं है? तो काजल शब्द में संधि नहीं है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? तो मनः धन प्रसाद, जो कि मनोप्रसाद है, सही संधि का उदाहरण नहीं है। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिधन अर्थी अभ्यर्थी का सही संधि विच्छेद होगा। किस क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? तो किसी क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद अक्षोहिणी है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो घोड़ा धन दौड़ घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा। पावक में कौन सी संधि है? तो पावक में अयादि संधि है। बिपज्वाल में कौन सी संधि है? तो बिपज्वाल में व्यंजन संधि उपस्थित है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो यण संधि प्रत्युपकार में स्थित है। नयन में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि नयन में स्थित है। धनुष्टंकार में कौन सी संधि है? तो धनुष्टंकार में विसर्ग संधि उपस्थित है। परस्पर में कौन सी संधि है? तो परस्पर में विसर्ग संधि उपस्थित है। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि दिग्दर्शक में उपस्थित है। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यण संधि यद्यपि में उपस्थित है। गिरीश में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि गिरीश में उपस्थित है। भानुदय में कौन सी संधि है? तो भानुदय में भी दीर्घ संधि उपस्थित है। बहिरंग में कौन सी संधि है? तो बहिरंग में विसर्ग संधि उपस्थित है। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुधन स्थान अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। किस क्रम में गुण संधि नहीं है? तो भूर्ध्व इस शब्द में गुण संधि नहीं है। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है? तो पुरोधा शब्द में विसर्ग संधि है। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो सामाजिक शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? तो मनोनुकूल में विसर्ग संधि उपस्थित है। हो रात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अहन धन रात्रि अहोरात्र का शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? तो मत धन ऐक्य मतैक्य में सही संधि हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो उच्छ्वास शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण क्या है? तो महर्षि का महाधन ऋषि सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। पावन में कौन सी संधि है? तो अयाधि संधि पावन में स्थित है। बिपज्वाल में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि बिपज्वाल में स्थित है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो यण संधि प्रत्युपकार में स्थित है। तो दोस्तों ये थे 60 हिंदी के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 साइंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर मध्य प्रदेश में चल रहे पटवारी परीक्षा में इस वीडियो से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप भी इन 50 प्रश्नों को पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए क्या ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आप देख के खुद ही समझ जाएंगे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो इस वीडियो में है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हरित लवक के अंत झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को क्या कहते हैं? तो हरित लवक के अंत झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को स्ट्रोमो कहा जाता है। पीठिका में चपटे झिल्लू युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, उसे थाइलेकोइड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जरीय सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के जरिए सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम की सर्वप्रथम जॉर्ज पैलेड ने देखी थी।
प्रोटीन युक्त फैला हुआ जालिकावत तंतु जो कि कोशिका द्रव्य में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त फैला हुआ जालिकावत तंतु जो कि कोशिका द्रव्य में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। साइटोपंजर तंतु के कार्य क्या हैं? तो साइटोपंजर तंतु गति, यांत्रिक सहायता, कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी ये सभी काम करता है। पक्षमाभ और कशाभिका किससे ढके होते हैं? तो पक्षमाभ और कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। पक्षमाभ और कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो तारक केंद्र संरचना जो कि उसके समान दिखाई देती है इसे आधारिकाएँ कहा जाता है। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग किससे बना होता है? तो तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज किसने करी? तो कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो कि क्षारीय रंग से रंजित होते हैं उसे क्या नाम दिया था? तो फ्लेमिंग ने केंद्रक से मिलने वाले पदार्थ जो कि क्षारीय रंग से रंजित होते हैं क्रोमोटीन नाम दिया था। केंद्रकीय अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो केंद्रकीय अधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं उसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो जो रिक्त स्थान होता है 10 से 50 नैनोमीटर का इसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहा जाता है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, इसे क्या कहते हैं? तो क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, इसे हिस्टोन कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, इसे क्या कहते हैं? तो प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, इसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहा जाता है। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? तो जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक जैव अणु कहलाते हैं। पल्मिटिक अम्ल में कितने कार्बन मिलते हैं? तो पल्मिटिक अम्ल में 16 कार्बन मिलते हैं। एरिकीडोनिक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो एरिकीडोनिक अम्ल में 20 कार्बन परमाणु होते हैं। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलयुक्त भी होते हैं, इनमें से कुछ नाइट्रोजन क्षौर से जुड़कर क्या बनाते हैं? तो जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलयुक्त होते हैं, वलयुक्त होते हैं। ये नाइट्रोजन क्षार से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाते हैं और सभी यौगिक एक ही सामान्य विशेषता दर्शाते हैं। इनका अणुभार कितने डाल्टन के आसपास होता है? तो अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाते हैं और जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता होती है। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता होती है और इनका अणुभार जो है 18 से 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के यौगिक मिलते हैं, वे कौन कौन से हैं? तो अम्ल के अविलेय अंश में 4 प्रकार के जो यौगिक मिलते हैं पॉलीसैकेराइड और लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। उपर्युक्त सभी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड का अणुभार कितना होता है? तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड का अणुभार 10,000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है उन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं? तो जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है उन्हें सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहा जाता है। जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं उन्हें वृहत जैव अणु कहा जाता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल की पूर्ति हमारे शरीर को किससे होती है? तो अनिवार्य अमीनो अम्ल की पूर्ति हमारे शरीर को खाने के पदार्थ से होती है। अनिवार्य अमीनो अम्ल की पूर्ति हमारे शरीर को किससे होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग है, तो हमारे शरीर में निर्माण होता है, राइट आंसर हो जाएगा। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोट कहा जाता है। कुछ स्तंभकार या घनाभकार कोशिकाओं में स्त्रवण की विशेषता होती है, ऐसी उपकला को क्या कहते हैं? तो ऐसी उपकला ग्रंथिल कहलाती है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, यह कोलेजन या इलास्टिन के नाम से जाना जाता है। संयोजी ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं? तो लचीले संयोजी ऊतक, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, संघनन संयोजी ऊतक। उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका की लंबाई क्या होगी? तो 0.3 माइक्रोमीटर सबसे छोटी कोशिका की लंबाई होगी। सबसे छोटे जीवाणु बैक्टीरिया की लंबाई क्या है? तो 3 से 5
3 से 5 माइक्रोमीटर सबसे छोटे जीवाणु बैक्टीरिया की लंबाई होगी। ग्रीक भाषा में मेरिस्टो का अर्थ क्या होता है? तो ग्रीक भाषा में मेरिस्टो का अर्थ होता है विभाजित। अंडक के 3 भाग होते हैं, वे कौन से हैं? तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। उपर्युक्त सभी अंडक के ये 3 भाग होते हैं। बीजांडन्यास कितने प्रकार का होता है? तो बीजांडन्यास जो है 6 प्रकार का होता है। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को क्या कहते हैं? तो अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांडन्यास कहा जाता है। एक व्यास सममित का उदाहरण क्या है? तो मटर, सेम और गुलमोहर एक व्यास सममित के उदाहरण हैं। वर्तिका अंडाशय को किससे जोड़ती है? तो वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे अलग हो सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे अलग हो सकते हैं, इन्हें वियुक्तांडपी कहा जाता है। जब एक अंडक जुड़े होते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? तो जब अंडक जुड़े होते हैं तो उन्हें युक्तांडपी कहा जाता है। युक्तांडपी के उदाहरण क्या है? तो आलू, मटर, टमाटर, सिट्रिक अम्ल, मिर्च, इनमें से मटर और टमाटर युक्तांडपी के उदाहरण हैं। मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड क्या अनुपात में होता है? तो मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में प्रोटीन 52 और लिपिड 40% के अनुपात में होता है। कोशिका झिल्ली के उन्नत नमूना को किस रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया? तो कोशिका झिल्ली के उन्नत नमूने को तरल किमिर नमूने के रूप में स्वीकार किया गया। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के जीव द्रव्य झिल्ली होकर आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के जीव द्रव्य झिल्ली से होकर आते हैं, इन्हें निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। किस नमूने के अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है? तो प्रोटीन तरल किमिर नमूने में पार्श्विक गति करता है। विसरण के जरिए जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो विसरण के जरिए जल के प्रवाह को परासरण कहा जाता है। सूत्रकणिका की लंबाई क्या होती है? तो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर सूत्रकणिका की लंबाई होती है। सूत्रकणिका का व्यास कितना होता है? तो 0.2 से 1 mm माइक्रोमीटर सूत्रकणिका का व्यास होता है। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, वे कौन से हैं? तो हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ये सभी हरित लवक या लवक के प्रकार होते हैं। किस लवक का आकार लेंस के समान अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय और फीते के आकार जैसा होता है? तो हरित लवक का आकार लेंस के समान अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय और फीते के आकार जैसा होता है। तो दोस्तों ये थे 50 साइंस के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।